स्टार्ट किया जाए, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़े थे, और ध्यान रखिएगा कि सेल में कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो छूटने ना पाए, इस हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहली बात हम लोग कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल। सेल का, सेल जो वर्ड है वो सेलुला से आया है, और सेल जो है वो इंग्लिश वर्ड है, बायोलॉजिकल नहीं है। हर चीज का बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। जैसे पी का क्या होता है, मटर, मटर का बायोलॉजिकल नेम याद है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये मटर का नाम होता है। पी क्या है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग मटर कहते हैं हिंदी में। तो उसी तरह से मैंगो का भी होता है, ठीक है। हर चीज का बायोलॉजिकल नेम होता है। तो सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल साइटो, कोई बताएगा, साइटो। तो सेल का बायोलॉजिकल नेम हो गया हमारा साइटो, ठीक है, साइटो। और जो सेल का, सेल स्टडी, स्टडी ऑफ सेल, है ना, सेल का अध्ययन करना, किसी के बारे में सीखना, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, ध्यान दीजिएगा, एक लिविंग सेल का खोज हुआ था, एक डेड सेल का खोज हुआ था। तो सबसे पहले डेड सेल का ही खोज हुआ था, ठीक है। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। तो डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक किस ईयर में किए थे, इन द ईयर ऑफ 1665, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ जाते हैं, देखिए एंटोनियम, ठीक है। एंटोनियम ने कहा, एस्वान एंड एंटोनियम दो नाम था, दोनों लोग मिल करके कहे कुछ ना कुछ। एंटोनियम का कहना था कि जो लिविंग बींग्स का पूरा बॉडी है वो किससे बना हुआ है, तो सेल से बना हुआ है। तो ये किसने कहा कि होल बॉडी इज मेड बाय सेल, होल बॉडी इज मेड बाय सेल, किसने कहा, एंटोनियम। क्या नाम था इसका, एंटोनियम, ठीक है। एंटोनियम ने कहा कि होल बॉडी इज मेड बाय सेल। एक्सपेंडेड ऑफ सेल थ्योरी एंड सेड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ध्यान दीजिए, एंटोनियम के बाद, ठीक है, एंटोनियम के बाद आर वर्चाओ नाम का एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये एंटोनियम का ही थ्योरी को रिफाइन किए, थोड़ा सुधार किए, और उसी थ्योरी को आगे एक्सपेंड करके बताए, ठीक है, विस्तार से बताए। और उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स है, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर कोई सेल बनता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में ही ले लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमको पता है कि मेल और फीमेल, मेल से क्या आएगा बताइए, मेल से क्या आता है, तो मेल से आता है स्पर्म, ये हुआ सेक्स सेल, इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है। तो मेल से फ्लो होकर के क्या आता है, स्पर्म, और फीमेल से क्या आता है, ओवम। बहुत अच्छा, तो हो गया ओवम, ठीक है, या एग। और दोनों आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है, दोनों आपस में जुड़ता है, और जुड़ करके एक सिंगल सेल बनाता है, दोनों जुड़ करके एक सिंगल सेल बनाता है। क्या नाम है उसका, जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, तो सर एकदम सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। और इस जुड़ने के प्रोसेस को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म, क्या लिखेंगे, फ्यूजन, एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन, FUSION। तो स्पर्म फ्यूज विथ ओवम टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज करता है, मिल जाता है, और एक सिंगल सेल बनाता है जिसका नाम है जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो खैर ये सेल में नहीं पढ़ना है अभी, सेल के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, सिंगल सेल, यहीं से जीवन का शुरुआत होता है। तो एक सेल तो बन गया, मान लीजिए कि ये एक सेल बन गया, एक सिंगल सेल हमारा बन गया, हमारे पास एक सिंगल सेल बन गया।
अब इसी सिंगल सेल से जो प्री एग्जिस्टिंग है, प्री मतलब सबसे पहले जो एग्जिस्ट हुआ, एक सेल का एग्जिस्टेंस हुआ, एक सेल आया, एक सेल बना, यही सेल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, यही सेल डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, फिर ये बढ़ जाएगा, फिर ये फर्दर डिवाइड होते रहेगा। इसी तरह से क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, फिर ये भी बढ़ जाएगा, इसी तरह से बहुत सारा नंबर ऑफ सेल का क्या हो जाएगा, एराइज हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। ये सारे के सारे सेल किससे बना है, एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। जो सबसे पहले सेल का एग्जिस्ट हुआ था, सबसे पहले जो सेल बना था, उसी से सब सेल क्या हुआ, डिवाइड हो करके बना हुआ है। तो इसी चीज को ये बता रहे हैं आर बर्चाओ कि ऑल सेल्स एराइजेस, यानी उत्पन्न हुआ है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो सबसे पहले बना था, तो एक सेल बन गया, उसी से मल्टीप्लाई होते गया, डिवाइड होते गया, दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, इस तरह से बहुत सारा सेल बन गया। समझ में आया बात। और यही चीज प्लांट में भी होता है। जब आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक सेल बनता है, फिर वो उससे ग्रो डिवाइड होकर के दूसरा सेल बनता है, ठीक है। तो जो पहले वाला सेल था उसको परमानेंट कहेंगे, और जो अब आएगा उसका अलग नाम होगा, आपको टिश्यू में बताएंगे, ठीक है ना, कि क्या मतलब है उसका। फिलहाल ये बात आपको समझ में आया कि एक सेल का एग्जिस्टेंस होता है, एक ही सेल आता है और उसी से सारे सेल का क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऑल सेल कहां से राइज हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले सेल बना उसी से सारा सेल क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ है, उसी से सारा सेल एग्जिस्ट हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इसका मतलब आप समझ गए। तो सेल थ्योरी को किसने एक्सपेंड किया, कौन सुधार किया, आर बर्चाओ ने किया, ठीक है, आर बर्चाओ, VIRCHOW, ठीक है। समझना है बात। बाद में आपको डिटेल में बताएंगे कि किस ईयर में किए। तो ये हम लोग समझ गए कि एक्चुअली एंटोनियम ही बताए थे कि एक लिविंग बींग्स का जो पूरा बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से। और इसी बात को थोड़ा रिफाइन करके, सुधार, थोड़ा करेक्ट करके, सुधार करके आर बर्चाओ ने क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया। और उन्होंने कहा कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो पहले एक सेल बना है उसी से सारे सेल का जन्म हुआ है, उसी से सारा सेल उत्पन्न हुआ है। समझना ये बात, ठीक है। तो सेल थ्योरी पूछेगा तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये एंटोनियम का भी बात एक पॉइंट लिख देंगे कि होल बॉडी इज मेड बाय सेल, ठीक है। ये हो गया सेल थ्योरी, समझ गए बात को। और दूसरा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि आगे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। ये तीनों चारों पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा सेल थ्योरी। यहां तक समझ में आया। चलिए, सबसे छोटा सेल ह्यूमन में, याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूज करता है बच्चा। ह्यूमन में अगर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है बताइए, स्पर्म। तो ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि स्पर्म, ठीक है। अच्छा, ये सबसे छोटा सेल होता है। कैसा होता है, तो इसके पास एक हेड होता है इस तरह से, और ये टेल होता है, और भी बहुत सारा पार्ट्स होता है इसके अंदर। ये भी तो एक सेल है ना। तो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होता है इसमें भी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जो फीमेल सेक्स में नहीं होता है, सेक्स सेल में, ओवम में नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि स्पर्म में पाया जाता है। ये बात तो आप याद रखिएगा, ठीक है। फीमेल सेक्स सेल को क्या बोलेंगे, ओवम, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि मेल सेक्स सेल जिसको हम स्पर्म बोलते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समझना है बात, ठीक है। इसीलिए स्पर्म आगे बढ़ता है, ओवम आगे नहीं बढ़ता है। जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओवम से मिलने के लिए कौन जाता है, स्पर्म। ओवम इसके पास नहीं आता है, ये जाता है मिलने के लिए, क्योंकि इसके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, उसमें ढेर सारा एनर्जी है, इसलिए वो बढ़ सकता है, मूव कर सकता है, ओवम नहीं जा सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, पूरे वर्ल्ड में, हाँ नहीं, हाँ उसको ही बताएंगे, ठीक है, बता रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन क्या हो गया, स्पर्म हो गया। याद रखिएगा, इसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है।
मेल सेक्स सेल है ये, और फीमेल सेक्स सेल क्या कहलाएगा? ओवम। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये भाग करके नहीं जाता स्पर्म के पास। कौन जाता है? स्पर्म जाता है। ठीक है, हाँ। वैसे भी देखना लड़का लोग भाग के जाता है, एक ही जगह खड़ा रहेगी। तो देखो यहाँ पर लार्जेस्ट सेल इन वुमेन, लार्जेस्ट सेल इन वुमेन। अब वुमेन बॉडी में जैसे आप कह रहे थे कि सर फीमेल में तो नहीं होता है, तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है, कम हो जाएगा। और लार्जेस्ट सेल इन वुमेन ओवम। ठीक है, वुमेन की केस में, वुमेन बॉडी के केस में सबसे बड़ा सेल क्या होता है? ओवम होता है। और सबसे छोटा सेल क्या होता है? स्पर्म होता है। ये स्पर्म सेल है। ठीक है, इसको हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं। ठीक है, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया, और ये वाला टेल हो गया। इसके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आगे बढ़े हम लोग। नॉन डिविजिबल सेल, जैसे अभी आपको बताया कि सेल क्या होता है? डिवाइड होते जाता है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। लेकिन कुछ सेल ऐसा है बॉडी में जो डिवाइड नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं होता है? तो वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन, याद रखिएगा। क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन का बाद में डायग्राम भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से, कि न्यूरॉन का डायग्राम कैसा होता है, वो जरूरी है पढ़ना। तो नॉन डिविजिबल सेल क्या होता है? न्यूरॉन। ये पाया जाता है ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। समझ में बात? इसीलिए आप देखे होंगे कि अक्सर कहा जाता है कि आपको गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होगा और सिर पे चोट लगेगा, समझ में बात, तो क्या होगा? एक बार चोट लग गया तो फिर वो सेल का रिकवरी नहीं होगा और आदमी कहाँ चला जाएगा? हाँ, भगवान के पास चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हाथ पैर में चोट लगा तो क्या होगा? सेल फिर से रिकवरी हो जाएगा, नया सेल बन सकता है। लेकिन दिमाग में एक बार चोट लग गया तो नहीं बनेगा, क्योंकि दिमाग के अंदर क्या होता है? न्यूरॉन होता है, जिसका डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड होगा तब तो नया सेल बनाएगा। एक बार चोट लग गया, काम खत्म। इसीलिए हेलमेट पहनना चाहिए। समझ गए बात को? चलिए, फास्ट डिविजिबल सेल। फास्ट डिविजिबल सेल बॉडी में कहां पर सबसे तेजी से सेल डिवाइड होता है? अगर एक बार कट जाए, फट जाए तो तुरंत रिकवरी हो जाएगा। वो है लीवर। क्या है? लीवर। समझ गए बात को? देखते हैं दारू जो पीते रहता है जल्दी नहीं मरता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लीवर सेल जो है वो फास्ट डिवाइड होता है। थोड़ा सा अगर चोट लग गया, कट गया, फट गया तो क्या होगा? ऑपरेशन हो गया, तुरंत क्या हो जाएगा? रिकवरी कर लेगा। तो सबसे तेज सेल बनता है कहां पर? लीवर में बनता है, याद रखिएगा। सेल का डिवाइड नहीं होता है कहां पर? न्यूरॉन में। स्मॉलेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल क्या है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा। माइको क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, फिर से ध्यान रखिए, आपको ह्यूमन बॉडी अगर कहेगा तो हम, है ना, लार्जेस्ट सेल कह दिया, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, वो भी एक सेल है। ठीक है ना, और वो सबसे बड़ा सेल होता है। समझ में आया इतना बात? चलिए रिवीजन करते। बताइए, बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल साइटो, और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, है ना। साइकोलॉजी मत कहना, ठीक है, वो सब पागल सब होता है, ध्यान देना। डिस्कवरी ऑफ सेल, डेड या लिविंग? डेड सेल। कब किए थे? 1665 में। होल बॉडी इज मेड बाय सेल, किसने कहा था? एंटोनियम। एंटोनियम का थ्योरी को रिफाइन करके और फिर एक्सपेंड किए, थोड़ा फैला करके। सेल थ्योरी किसने दिया? आर वर्चाव, है ना। इन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल किससे बना है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। एक सेल पहले बना और उसी से सारे सेल डिवाइड हो करके बना है। ठीक है ना, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ओवम। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ओवम। ओवम क्या है? तो फीमेल सेक्स सेल है। ठीक है। नॉन डिविजिबल सेल न्यूरॉन, कहां पर पाया जाता है? न्यूरॉन ब्रेन में, है ना। हाँ। फास्ट डिविजिबल सेल लीवर में, इसलिए लीवर का ऑपरेशन होगा तुरंत अपना रिकवरी कर लेगा।
स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड ओस्ट्रिच एग। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलिए। ट्री वो तो प्लांट में हो गया ना, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ट्री सेल, क्या ट्री भी जो है वो सेल से ही बना हुआ है? आप कहना क्या चाह रहे, बोलिए। हम तो बता रहे कि जितने भी लिविंग्स है, अब बताइए क्या लिविंग में ट्री नहीं आएगा, प्लांट नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? तो सब क्या बना है, सेल से बना है। ठीक है, बताएंगे इसके बाद, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, इसको लिखिएगा, लिखिए। आगे बढ़ते हम लोग, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेल थ्योरी में हम लोग क्या क्या सीखे। पहला पॉइंट, ऑल द लिविंग बॉडी इज मेड अप बाय अ सेल। जितने भी लिविंग बॉडी है वो सभी का सभी किससे बना हुआ है, सेल से बना है, एंटोनियन ने कहा था। ठीक है, और इसी को बढ़ा करके आर बर्चौ ने क्या किया, एक्सपेंड करके, ठीक है, थोड़ा सा फिल्टर करके उन्होंने कहा कि ऑल द सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखे कि ऑल द लिविंग बॉडी कंपोज्ड बाय सेल या मेड अप बाय अ सेल। एक ही बात हुआ कि सभी लिविंग बॉडी सेल से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी सेल्स है वो सभी एराइज हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले जो सेल था उससे ही डिवाइड होकर के बना हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलिए। इसमें नहीं है ना, सेल थ्योरी में ज्यादा मेन पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपका हो गया सेल थ्योरी में। अब आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, कि कैसे हुआ डिस्कवरी ऑफ सेल, कौन किए, तो कौन किए वो तो हमको पता है, रॉबर्ट हुक ने किया। तो सेल का डिस्कवरी कितना किया, रॉबर्ट हुक इन द ईयर ऑफ 1665। ये कई बार हमने देख लिए, रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया 1665 में। ठीक है, कैसे किए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सा द कॉर्क, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद से बनाया हुआ एक सिंपल माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क को देखा। कॉर्क क्या, एक नरम पेड़ का छाल है ना, पेड़ का छाल नरम। ठीक है, और उसको मान लो कि पेड़ का छाल हो गया, इस तरह से नरम पेड़ का छाल हो गया, और वो खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा, एंड ही फाउंड दैट इट लुक लाइक अ हनीकॉम्ब। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा इसको, तो देखा कि ये कुछ हनीकॉम्ब के जैसा दिख रहा, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा। ठीक है, कैसे कैसे दिख रहा था ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, ये देख रहे हैं, कुछ हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर उनको मिला जब उन्होंने देखा। तो रॉबर्ट हुक saw the cork with the help of self-designed microscope and he found it। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क को देखा, छोटा सा, और उन्होंने क्या पाया, इट लुक लाइक अ हनीकॉम्ब। उन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये दिखाई दे रहा है। और चूंकि ये जो हनीकॉम्ब जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे रूम के जैसा देख रहे होंगे आप, जिसमें मधुमक्खी रहती है, छोटे छोटे रूम के जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा, सेल। सेल वर्ड सेलुलर से आया है, जिसका मतलब ही होता है लिटिल रूम। तो छोटे छोटे कमरा के जैसा दिख रहा है, छोटे छोटे रूम के जैसा दिख रहा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, सेल। समझ में आया बात कि सेल का क्या स्टोरी है। तो सेल मीन्स क्या होता है बताएं आप लोग, सेल मीन्स लिटिल रूम। ठीक है,
इसीलिए नाम पड़ा सेल। और याद रखिएगा इन्होंने डेड सेल को देखा था। और एक इंपॉर्टेंट बात कि उस वक्त जो ये माइक्रोस्कोप बनाए थे वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, उतना ज्यादा डेवलप नहीं था, जिसकी वजह से इसके अंदर का चीजों को हम लोग नहीं देख पाए। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिस्कवरी था, यही शुरुआत की है। बाद में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि भाई इसको फिर से देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, काफी कुछ डेवलप कर गया था। जैसे जैसे बढ़ा दिन, काफी डेवलप किया, बहुत सारा चीज खोज हुआ, तो उन्होंने साफ सुथरा देखा कि नहीं नहीं, सेल ही सबसे छोटा नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारा कंपोनेंट्स है। तो बहुत लड़का सोचता है कि सेल सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा यूनिट है। ऐसे समझो यूनिट के बारे में, जैसे मान लो कि हम लोग कोई पैकेट को बना रहे हैं, किसी को खिलाना है, ब्रेकफास्ट कराना है, तो उसमें बहुत सारा मिक्सचर डाल रहे हैं, तरह तरह का स्वीट्स को डाल रहे हैं, तो एक पैकेट मिल के सबसे बना ना, मिक्सचर बहुत सारा स्वीट्स मिलकर एक पैकेट बना, तो एक छोटा यूनिट हुआ। और वैसा वैसा बहुत सारे डब्बा को सजाएंगे तो बड़ा सा बनेगा। तो सबसे छोटा पार्ट्स नहीं है, सबसे छोटा यूनिट है ना, सबसे छोटा पार्ट्स नहीं है, सबसे छोटा यूनिट है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहता है, सोचता है कि सबसे छोटा पार्ट्स है, तो बॉडी के सबसे छोटा पार्ट्स नहीं है, सबसे छोटा यूनिट है। इसमें सब चीज मिल करके एक बना हुआ यूनिट है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेल मीन्स हो गया लिटिल रूम, और उस वक्त इतना ज्यादा नहीं देख पाए थे, इसलिए केवल उन्होंने सेल के बारे में बताया। ठीक है, बाद में आप देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट थे, 1831 में, 1831 में उन्होंने देखा कि इसके अंदर में भी कुछ है, और वही न्यूक्लियस का खोज किए थे। समझना है बात। फिर देखोगे अल्टमैन नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज किया। ठीक है, उसी तरह से कई सारे साइंटिस्ट आए और इसके अंदर का सारे कंपोनेंट्स को कोई ना कोई खोज करते गया। तो शुरू में सवाल है कि रॉबर्ट हुक क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप इतना हाईली पावरफुल नहीं था। समझ आया बात। तो आगे देखते हैं, सेल का कहानी आप समझ चुके हैं कि रॉबर्ट हुक ने खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से एक क्वार्क को देखा, और उन्होंने क्या देखा, उसमें क्या पाया, ये जो क्वार्क है वो कुछ छोटे छोटे हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के जैसा दिख रहा है, और चूंकि हनीकॉम्ब कैसा होता है, छोटे छोटे रूम के जैसा लगता है, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया सेल, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आया। आगे देखिए, तो ये सेल का डिस्कवरी हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेल के बारे में। रॉबर्ट हुक ने अपना ये जो डिस्कवरी है उसको एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। याद रखिए क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया क्या है, तो माइक्रोग्राफिया इज अ बुक इन विच रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड ऑन हिज वर्क, जो अपना काम किए, रिसर्च किए, वो सारा चीज को किसमें पब्लिश किए, एक बुक में, जिसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, यू ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब फिर आपको बताएंगे, आप क्या पूछे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे चीज को बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले सेल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये लगभग हम एनिमल सेल बना रहे, ये एनिमल सेल हो गया, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। ऑलमोस्ट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, फुटबॉल के जैसा होता है, छोटा साइज में। इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, सारा चीज जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ रहता है। इस जेली लाइक मटेरियल के अंदर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहता है। ठीक है, तो क्या क्या रहता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। ये देखिए डबल फोल्डेड है। ठीक है, दो लेयर है इसमें। ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहेंगे हम लोग। फिर बड़ा करके आपको एक एक पार्ट्स के बारे में हम बताएंगे, अलग अलग से निकाल करके कि बड़ा करेंगे तो कैसा दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो जेली लाइक मटेरियल है इसका क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। और
दूसरा नाम क्या है इसका? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? नहीं, वो तो साइटोप्लाज्म का नाम हो गया, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। ठीक है ना, जब इसके बारे में एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जब हम बात करेंगे डिटेल में तो आपको ढेर सारा चीज बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा के जैसा। कैसे धागा को आप याद होगे तो कैसा होगा? ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। हाँ, क्रोमेटिन। और जब ये सेल का डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन एक स्पेशल शेप ले लेता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप बना लेता है। जो आप इसको देखोगे तो कुछ ये इस तरह से लगता है। ये देखिए एक्स के जैसा हल्का मिलता जुलता है, इसलिए इसको एक्स और वाई के टर्म में लेते हैं, क्रोमोसोम। समझा रहा बात? तो पहले क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन। और जब सेल डिवाइड होगा तो एक पर्टिकुलर सेल बना लेगा, सेल का शेप बना लेगा इस तरह से, और कुछ वाई एक्स के जैसा दिखने लगेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन ही क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। याद रखिएगा, धागा जैसा उलझा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। और जब सेल को डिवाइड होने का टाइम आएगा तो ये पर्टिकुलर शेप में आ जाएगा, तो इसी क्रोमेटिन को कहेंगे क्रोमोसोम। तो आप इसको क्रोमोसोम कहो या क्रोमेटिन कहो, अभी तो दोनों एक ही है। ठीक है ना, लेकिन ये याद रखिए कब किसको क्या कहेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रोमोसोम। क्या कहेंगे इसको? क्रोमोसोम कहेंगे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? क्या कहेंगे इसको? क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको बताएंगे। ये देखिए एक स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इस सेल ऑर्गेनेल्स को इसको कहेंगे हम लोग क्या? बताइए। इसको कहेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, दिखाई दे रहा? लाइसोसोम। अब देखिए न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देखिए यहां पर। ये देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। इसका खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ गया, कैमिलो गोल्गी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? अल्टमैन ने किया था। ठीक है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो जब हम एक एक पार्ट को आपको बताएंगे उस वक्त डिटेल में बताएंगे। तो ये क्या हो गया? इसका क्या नाम बताएं? गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं और गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है इसको। गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना नहीं है आपको, एक एक बताएंगे तब बताएंगे कि कैसे क्या कुछ होता है। ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, इसको हम बोलेंगे ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा, एक साइड में स्मूथ होता है और एक साइड में ये रफ दिखता है। बाद में रीजन बताएंगे कि ये क्यों एक साइड में रफ दिखता है। देखिए इधर रफ दिख रहा है, इधर क्या है? स्मूथ दिख रहा है। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे देखिए लाइसोसोम देख लिए, स्फेरिकल शेप में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस देख लिए, सेल मेम्ब्रेन देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, साइटोप्लाज्म देख लिए, न्यूक्लियस देख लिए, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम को देख लिए, और भी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन देख लिए। ठीक है, आगे एक एक करके अब बात करते हैं। अब आप हमसे पूछे थे कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन
क्या है। ठीक है, देखिए बारी बारी जब आएगा ना तो सबको बताएंगे। पहला एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। देखिए पहला पॉइंट इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये दोनों ही टाइप के सेल में पाया जाता है, दोनों ही टाइप के सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है, तो इट इज फाउंड, क्या हो जाएगा, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, एनिमल सेल। पहला बात आपको समझ में आया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इसका काम क्या है, क्या करता है ये? ठीक है, तो पहली बात कि इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है। अब आप ऐसा सोचे कि मान लीजिए हमारे पास आइज है और आइज को कोई फोड़ दिया, सारा लिक्विड बाहर आ गया, तो कैसा शेप रहेगा इसका? कोई शेप ही नहीं रहेगा। इसीलिए उसके अंदर देखिएगा जिसका आंख नहीं रहता उसमें पत्थर का डाल देता है ताकि ये आइज का शेप बना रहे। ठीक है, हाँ, जिसका आंख नहीं रहेगा उसमें पत्थर को डाल देता है। आप समझिए आप कि आपके पास एक फुटबॉल है, उसमें से हवा निकाल लिए, अब कैसा बचेगा, क्या शेप होगा उसका? एकदम लूज हो जाएगा, उसका कोई शेप ही नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसे तैसे हो जाएगा। तो उसके अंदर जो हवा भरा हुआ है वही तो एक स्फेरिकल शेप प्रोवाइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? हवा भरोगे तब तो कैसा शेप ले लेगा? स्फेरिकल ले लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अंदर में जो भरा हुआ है वही क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। तो उसी तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक पर्टिकुलर शेप को प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और क्या करता है ये? पहला इट प्रोवाइड शेप, तो इट प्रोवाइड शेप, घबराइए मत गर्मी से, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। तीसरा पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहली बात कि ये जो सेल कंपोनेंट है या सेल ऑर्गेनेल्स जो है, ये सारे अंदर में जो देख रहे हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएगा। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। इस सेल ऑर्गेनेल्स को सराउंडिंग से क्या करता है, सेपरेट करता है। इसके बीच में क्या है, एक दीवार है जो सराउंडिंग्स और सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में क्या करेगा, दोनों को अलग करता है। सराउंडिंग से सेल ऑर्गेनेल्स को कौन सेपरेट करता है, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। सराउंडिंग मतलब बाहर। ठीक है, समझ में आया बात? क्या करता है ये, अलग करता है। और तीसरा और नेक्स्ट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो है आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम भी करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, मोस्ट थिंग, ये हर चीज को अलाउ नहीं कर सकता है सेल के अंदर एंट्री करने के लिए, यानी कुछ सेलेक्टेड चीज को ही अंदर जाने देगा और बाहर निकलने देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी वायरस, जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। समझिए कि नहीं समझ गए? कैसे ही कट लगता है हम उस पर कोई ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल अप्लाई करना चाहिए, बैंडेज कर लेना चाहिए, नहीं तो वो कट गया, खुल गया तो उसमें बहुत सारा माइक्रोब्स क्या कर रहा है, इंटर कर जाएगा और आपको बीमार करेगा। समझ में आया बात? तो इसीलिए ये क्या करता है, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को, माइक्रोब्स को सेल के अंदर एंट्री करने नहीं देता है। तो प्रोटेक्शन का काम करता है कि नहीं करता है? समझ में आया बात? तो इट प्रोटेक्ट टू द सेल फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस और जर्म्स और पाइथोजिन्स। पाइथोजिन क्या होता है, तो वैसे माइक्रोब जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं उसको पाइथोजिन कहते हैं। तो ये पाइथोजिन से सेल को क्या करता है, बचाता है। समझ में आ गया बात? तो पहला हम लोग क्या देखें, इट सेग्रीगेट, इट सेग्रीगेट या इट सेपरेट भी लिख सकते हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग करना। इट सेग्रीगेट सेल क्या, ऑर्गेनेल्स फ्रॉम, किससे अलग करेगा, सराउंडिंग्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा सराउंडिंग से। उसके बाद क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द माइक्रोब्स और जर्म्स। समझ में आया बात? इसीलिए इसका एक और नाम है
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, वाई सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, क्या लिखिएगा, बिकॉज इट अलाउ ओनली सेलेक्टिव मटेरियल टू इंटर और एग्जिट। केवल सेलेक्टेड मटेरियल को ही अलाउ करता अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। जैसे ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, CO2 बाहर निकल सकता है, ऐसा नहीं कि पाइथोजिन भी जा सकता है, उसको रोक लेगा। समझ में आया बात? तो क्या क्या सीखे हम लोग? पहला चीज, इट इज फाउंड इन बोथ टाइप ऑफ सेल, प्लांट एज वेल एज एनिमल। दूसरा, इट प्रोवाइड शेप। तीसरा, इट सेग्रीगेट सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। और चौथा, इट क्या प्रोटेक्ट किससे? फ्रॉम पाइथोजिन माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स कह सकते हो, ठीक है। तो हार्मफुल माइक्रोब्स इसको एंट्री करने नहीं देता है। समझ में आया बात? तीसरा चीज, ये कैसा होता है? तो इट इज फ्लेक्सिबल एंड थिन। ये पतला रहता है और कैसा रहता है? थिन और फ्लेक्सिबल रहता है, लचीला एकदम। समझ गए बात को? कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं। तो इतना चीज आप याद रखिएगा, इट इज फ्लेक्सिबल एंड थिन, ठीक है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, इट सेग्रीगेट सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, इट प्रोवाइड शेप, इट इज फाउंड इन बोथ। बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या लिखेंगे? इसका काम क्या है? तो ये लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड शेप और इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स लाइक पाइथोजिन, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो हर चीज हम आपके एक एक पार्ट्स के बारे में आपको बता दिए कि एक एक पॉइंट के बारे में कैसे नोट्स आपको बनाना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, फिर जब दूसरा ऑर्गेनेल्स आएगा उसके बारे में भी हम लोग पॉइंट पॉइंट लिखेंगे, इजीली आप याद कर सकते हो, ठीक है। ओके।